वेलकम क्लास। लास्ट टर्म पर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये देखा था कि मुख्य रूप से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके आधार पर प्राणियों को अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में विभाजित किया जाता है। और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए थे उनके आधार पर हमने ये कहा था कि अमोनिया है तो अमीनोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक। और ये सभी क्या हैं? नाइट्रोजन उपापचय के अवशिष्ट पदार्थ हैं जिनको कि हमें यहाँ से हटाना है। ओके, तो ये जो तीन उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके अलावा भी जंतुओं में कुछ और प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ भी अनेक जंतुओं में देखे जाते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम आज सबसे पहले कि इन तीनों के अलावा किस और फॉर्म में प्राणी जो हैं वो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ओके, पहला है इसके अंदर अमीनो एसिड्स। तो कई इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो उनके टोटल नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का 15% से अधिक भाग जो हैं वो अमीनो अम्लों के रूप में करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 ग्राम अमीनो एसिड जो है वो यूरिन के साथ में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। और ये माना गया है कि कुल यूरिनरी नाइट्रोजन का लगभग 120 पार्ट मूत्र के साथ स्वतंत्र अमीनो अम्लों के रूप में निकाला जाता है। और कुछ विकारों की स्थितियों में मूत्र के साथ अनेक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्लों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ये कुछ जो डिजीजेज हैं उनमें से कुछ आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इनके एक के बारे में, एल्केप्टोन्यूरिया, दूसरा सिस्टीन यूरिया और हिमोसिस्टीन यूरिया। ये डिजीजेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और जो सब्सटेंस है आपका वो है क्रिएटिन। ये एक्चुअली क्रिएटिन होता क्या है, इसका केमिकल नेम अगर आप देखें तो ये मिथाइल, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसको हटा देते हैं, मिथाइल गुएनो एसिटिक एसिड, मिथाइल गुएनो एसिटिक एसिड होता है। और एडल्ट में इसकी मात्रा जो है वो 90 to 120 ग्राम जो है वो होती है। और इसका 98% पार्ट जो है वो आपका जो रेखित पेशियां हैं वहाँ पर क्रिएटिन फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ओके, और ये इसके अलावा आपका हार्ट, टेस्टिस, ब्रेन और यूटेरस, इनमें भी ये पाया जाता है। अब इसे बनता कैसे है ये? तो क्रिएटिन जो है वो आर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथायोनिन अमीनो अम्लों के द्वारा इसका निर्माण जो है वो होता है। सामान्यतः यूरिन में ये अनुपस्थित रहता है, परंतु इसमें बच्चों में, गर्भवती स्त्रियों में और जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं जो कि बच्चों को दूध पिलाने की स्थिति में हैं उनके मूत्र में इसको देखा जाता है। और क्रिएटिन जो है वो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म होने पर क्रिएटिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ओके, अगर हमारे ब्लड में क्रिएटिन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर क्रिएटिन या दूसरा जो देखने जा रहे हैं हम क्रिएटिनिन, इनकी मात्रा ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिक होता है और जब अधिक होने पर ये हमारे ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तीसरा देखिए आप यहाँ पर क्रिएटिनिन। तो ये जो है वो क्रिएटिनिन जो है वो क्रिएटिन के डिहाइड्रेशन से हमें मिलता है। और जो मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से ये बनता है। जनरली 100 ml ब्लड में अपन देखें तो 0.7 से 200 मिलीग्राम तक क्रिएटिनिन जो है वो होता है। और ब्लड में इसकी मात्रा 20 मिलीग्राम या किलोग्राम हो गया है mg, 20 mg होने पर 20 मिलीग्राम। मिलीग्राम होने पर टॉक्सिसिटी जो है वो उत्पन्न होती है और इसका उत्सर्जन जो है वो मूत्र के साथ में किया जाता है। 24 घंटे में एक एवरेज मेल में
1.5 से 2.0 ग्राम और फीमेल में 0.8 से 1.5 ग्राम क्रिएटिनिन शरीर से बाहर निकलता है। और क्रिएटिनिन अगर यूरिन में आ रहा है तो इसको क्रिएटिन यूरिया कहा जाता है। इनके अलावा कुछ अमीनो अम्ल डेरिवेटिव्स, मूत्र के साथ नाइट्रोजन का कुछ भाग जो है वो अमीनो अम्ल डेरिवेटिव के रूप में होता है। और भोजन में बहुत कम मात्रा में बेंजोइक एसिड उपस्थित होता है जो कि एक विषैला पदार्थ है और ये फैट मेटाबॉलिज्म से बनता है। मेमल्स में ये ग्लाइसिन अमीनो अम्ल से जॉइंट होकर के एक कम विषैला पदार्थ हिप्यूरिक एसिड बनाता है और इसको बेंजोग्लाइसोन कहा जाता है, बेंजोग्लाइसोन। और इसको यूरिन के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। बर्ड्स में क्या होता है कि बेंजोइक एसिड जो है वो ग्लाइसिन के स्थान पर ऑर्निथिन से कॉन्जुगेशन जो है इसका हो जाता है बेंजोइक एसिड का, और ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो है वो बनता है। ठीक है, तो मेमल्स में हिप्यूरिक एसिड बनेगा और आपका बर्ड्स में ऑर्निथ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है और इसको भी यूरिन के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। बर्ड्स में बेंजोइक एसिड जो है वो ग्लाइसिन के स्थान पर ऑर्निथिन से होता है और ऑर्निथ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है जो मूत्र के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। ओके, फिर एक और सब्सटेंस है आपका ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये आपका मराइन बॉनी फिशेज, टिलियोस फिशेज हैं, उनमें नाइट्रोजन का अधिकांश भाग जो है वो ट्राई मिथाइन अमाइन ऑक्साइड के रूप में निकाला जाता है। ये क्या है कि एक घुलनशील और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है और यूरिया के समान ये होता है। अभी हमें इसका जो जैव संश्लेषण का है वो पूरा ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अमोनिया जो है मेथाइलेटेड होकर के ट्राई मिथाइल बनाती है जो ऑक्सीडेशन के बाद में ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड में बदल जाता है। ओके, ग्वानिन जो है वो स्पाइडर्स में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ के रूप में होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखें इसमें। स्पाइडर्स जो है वो किस रूप में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ इनका क्या है? ग्वानिन है ये यूरिक एसिड से मिलता जुलता है, लेकिन ये यूरिक एसिड की कंपैरिजन में कम घुलनशील होता है और इसके कारण इसके उत्सर्जन हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा मिनरल आयंस जैसे खनिज लवण जो है हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता रहती है कम मात्रा में, और इनका उत्सर्जन जो है अधिक होने पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनिया ये उत्सर्जित उत्पाद माने गए हैं और इन आयनों का उत्सर्जन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल जो है वो होता है। देन हम आ जाते हैं हाइपोजेंथीन पर। तो पिजन्स में एक मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है जो कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के समय प्यूरिन्स के विघटन के कारण से ये बनता है। एक और है आपका एलेंटोइन। ये कुछ स्तनधारियों में प्राइमेट को छोड़ करके यूरिन मेटाबॉलिज्म के समय बनने वाला पदार्थ है। डॉग्स में यूरिक एसिड यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में एलेंटाइन के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा था कि इंग्लिश में भी आपको ये चीज़ें बताई जाए, तो इसमें इंग्लिश में कोशिश करेंगे हम इसको कि कुछ चीज़ों को आपको इसके अंदर भी एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं ये जो इंग्लिश का जो नोट्स है वो मैं आपको उसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर ये आपको दे दूँगा, तो वहाँ पर भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए, ग्वेनिन बताया था मैंने आपको यहाँ पर। जेंथीन एंड हाइपोजेंथीन इंसेक्ट में जैसे मेगालोपथ गैलेरिया और इसके अंदर पाया जाता है। और लास्ट में बात कर रहे थे हम ट्राईमेथिलेमीन ऑक्साइड की, मेरियन टिलियोस फिश के अंदर होता है। हिप्यूरिक एसिड एंड ऑर्निथ्यूरिक एसिड, मैमल्स के अंदर हिप्यूरिक एसिड जो मैंने अभी हिंदी वाले के अंदर बताया था आपको, और आपका बेंजोइक एसिड टॉक्सिक सब्सटेंस है, फूड के अंदर ये कुछ मात्रा में होता है, और बेंजीन जो है वो कंबाइन हो जाती है अमीनो एसिड के साथ में, ग्लाइसिन के साथ में, और एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बनाती है हिप्यूरिक एसिड। मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर हिप्यूरिक एसिड जो है वो बनाया जाता है। जबकि बर्ड के अंदर क्या बनाता है, ये आपका ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो है वो बनाया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एक तो स्पाइडर में और दूसरा बर्ड्स में और मैमल्स में। देन क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन बता दिया था मैंने। देन टेरिडीन्स, इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है इंसेक्ट के अंदर ये, और इसका जो यूरिक एसिड से मिलता जुलता सिंथेसिस है। कुछ इंसेक्ट जैसे ऑन्कोप्लेटस में ट्रेसेस जो हैं वो इसके पाए जाते हैं, जबकि बटरफ्लाइज जो हैं उसमें टेरिडीन्स जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं विंग में, फैट बॉडी में, और इस तरह से इनको बॉडी से रिमूव जो है वो कर दिया जाता है।
अमीनोटेलिक बता चुका था मैं आपको, यूरियोटेलिक बता चुका था और यूरियोटेलिक, ठीक है। ये गुआनोटेलिक और ट्राइमेथिलामीन ऑक्साइड जो है, इनको अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पर कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी एनालिट्स की बात करें हम यहाँ पर, और इकाइनोडर्म और डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उसके अंदर ये इस तरह से बता रखा है। थोड़ा डिटेल में हो जाएगा मोलस्का, इंसेक्टा, फिश जो, लेकिन फिर भी आप में से अगर कोई जो है वो इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपको, ये थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है तो इसको मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको, लेकिन मैं ये इंग्लिश मीडियम वालों ने कुछ कहा था मुझे कि हिंदी ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था। ओके, अब हम आ जाते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा किडनी, यहाँ पर मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको ले रखा है कि उत्सर्जी तंत्र जो है लगभग कशेरुकियों की अगर हम बात करें तो सभी कशेरुकियों में उत्सर्जी तंत्र जो है लगभग एक समान होता है, और जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं वो क्या पाए जाते हैं हमारे पास में, यहाँ पर किडनी होती है। ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर ये का काम क्या करता है, टॉक्सिन और नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है, लेवल ऑफ मैनी केमिकल्स इन ब्लड रेगुलेशन का काम करता है, वाटर बैलेंस का काम करता है, और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसका वृक्क के बारे में कि वृक्क की जो साइज है, यहाँ पर देखिए आप इसको, है ना, ये वृक्क का हो गया आपका। और अगर हम हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं इसकी, organs of the urinary system, first is kidney, filters blood from and form urines and it receives 20 to 25% of arterial blood। और हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि वृक्क जो है वो गहरे लाल रंग का और सेम के बीज की आकृति का होता है, और दाहिना वृक्क जो है वो थोड़ा पीछे की ओर होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि उदर गुहा का दाहिना भाग जो है वो यकृत के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसमें एक डायग्राम है हमारे पास में, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। इसके पहले वाला डायग्राम देखिए, ये वाला। हाँ, अब आप इसको कंपेयर करिए। हम जो कह रहे हैं यहाँ पर कि दाहिना वृक्क जो है वो थोड़ा पीछे की ओर होता है, क्योंकि उदर गुहा का दाहिना भाग जो है वो वृक्क से घिरा हुआ होता है। ये पीछे की ओर है, दाहिने साइड वाला जो है वो पीछे की ओर होता है, क्योंकि यहाँ लीवर का जो है वो पार्ट आ जाता है। ओके, यहाँ पर किडनी का अगर हिस्टोलॉजी देखें हम यहाँ पर तो साइज देख लेते हैं पहले इसको। 11 to 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 to 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और मोटाई इसकी 3.5 सेंटीमीटर के रूप में ये होती है। और वेट जो है इसका लगभग 150 ग्राम होता है। इसका बाहरी भाग जो है वो उत्तल होता है और भीतरी भाग अवतल होता है। इसको समझ लीजिए पहले, बाहरी भाग उत्तल और भीतरी भाग अवतल की क्या, ये बाहरी भाग है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो भाग है वो कैसा है, आपका कॉन्वेक्स है, जबकि अंदर वाला भाग जो है वो कॉनकेव है। यहाँ से ये आपका यूरेटर बाहर निकला हुआ है, रिनल आर्टरी और रिनल वेन जो है वो इसके अंदर गई हुई हैं। इसका सेक्शन में भी आप देखें तो ये बीन शेप्ड, सेम के बीच की आकृति का होता है, जो हम कह रहे थे कि ये बाहर से कॉन्वेक्स है और इनर साइड जो है इसकी वो कॉनकेव साइड जो है वो होती है। ओके, तो पोजीशन और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम किडनी को 3 टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ये आपका स्ट्रक्चर है किडनी का, ये हिस्टोलॉजी हो गया आपका इसका। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस क्या चीज़ है। प्रोनेफ्रोस सबसे प्रिमिटिव टाइप की एक संरचना है जो जंतुओं की भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, और एडल्ट में ये अगर हम देखें तो बेलोस्टोमा और मिक्साइन, यहाँ 16 हो गया है, अनुपस्थित जो है ये वयस्क कशेरुकियों में अनुपस्थित रहती है। 2 एनिमल के नाम याद रखिए, बेलोस्टोमा और मिक्साइन। इनको छोड़ करके बाकी जो एडल्ट हैं उनके अंदर ये एडल्ट वर्टिब्रेट्स में ये नहीं पाई जाती। दूसरा देखिए आप यहाँ पर मीजोनेफ्रोस, ये आपका रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनकी भ्रूण अवस्था में पाई जाने वाली फंक्शनल स्ट्रक्चर है। एडल्ट्स में अगर हम बात करें इसकी
तो ये पेट्रोमाइजोन, फिश और एम्फीबियंस के अंदर ये पाई जाती है। मेटानेफ्रॉस, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का आपको इसके ऊपर, जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी की टाइप्स बताइए आप इसके अंदर, तो पोजीशन और इवोल्यूशन के बेसिस पर प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। मेटानेफ्रॉस जो है वो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में अगर हम देख रहे हैं, इसको सबसे बाद में लिया हमने, तो ये इन तीनों में सबसे अधिक विकसित प्रकार के किडनी है, जो एडल्ट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती है। तो हमारे में क्या पाया जाएगा, मनुष्य में मेटानेफ्रॉस टाइप का ये होता है। यहाँ अभी जो स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, वापस एक बार देख लेंगे डायग्राम में इसका, कि हाइलस से एक यूरेटर के रूप में निकलती है वाहिनी और उदर गुहा में नीचे की ओर ये आती है, और दोनों ही यूरेटर जो है वो पश्च भाग में एक यूरेटर जो है वो थैली जैसी संरचना के अंदर खुलती है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और ये काम क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ एनिमल्स में आपको ये नहीं मिलेगा, ये भी आपका एक एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है, जैसे आपका स्नेक्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और बर्ड्स में। लेकिन बर्ड्स में एक एक्सेप्शन है आपका ऑस्ट्रिच। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, ध्यान रखें, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और बर्ड्स में एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अतिरिक्त। और इसका पिछला सिरा जो है वो संकरा होकर के और एक पतली नलिका के अंदर बदल जाता है, और मेल में ये एक यूरिनोजेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जिसकी ओपनिंग जो है पेनिस के अग्र सिरे के ऊपर होती है। फीमेल में ये एक स्लिट के रूप में खुलती है, जिसे वल्वा कहते हैं, और ये एनस के ठीक नीचे की ओर वहाँ पर पाई जाती है। इसका डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये हमने ये कहा था कि ये बाहरी सतह जो है वो उत्तल होती है, भीतरी सतह अवतल होती है, जहाँ से यूरेटर निकल रहा है। ये आपका रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पर, तो कॉर्टेक्स और मेडुला, बाद में थोड़ा और डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। हम बात कर रहे थे यूरिनरी ब्लैडर की। तो देखिए ये यूरेटर है, दोनों तरफ के यूरेटर जो है वो इसके अंदर आकर के और खुलते हैं, और ये आपका यूरिथ्रल ओपनिंग्स हैं, और इनके थ्रू ये बाहर की ओर आकर के और खुलता है। यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं, और इस जगह के ऊपर आपका जो एक्सटर्नल यूरिथ्रा स्फिंक्टर है वो आपका स्केलेटल मसल्स जो है वो होता है। यानी कि ये कौन सी मसल होगी आपकी, वॉलेंट्री मसल्स, और ये आपकी इनवॉलेंट्री मसल जो है वो वहाँ पर होती है। सो यूरिथ्रा रिलीज यूरिन फ्रॉम द बॉडी बाय रिलैक्सिंग द स्फिंक्टर मसल, द सर्कुलर मसल्स अराउंड द ब्लैडर ओपनिंग टू कीप इट फ्रॉम लीकिंग एट बॉटम ऑफ ब्लैडर एंड कॉन्टैक्टिंग द ब्लैडर मसल, जिससे कि आपको उसमें ये काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक्चुअल प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।